बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7। हम चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आज भी हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रहेगा, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइए इसको स्टडी करते हैं। देखें, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हमने आपके सामने लिखी है। पहले हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। टू आर मोर कंपाउंड्स, दो या फिर दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सेम मोलेकुलर फार्मूला यानी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज मुख्तलिफ होते हैं एंड प्रॉपर्टीज़ और खसूसियात भी आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, आर सेड टू बी आइसोमर्स। उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या नाम दिया जाता है, इस फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये हम ऑलरेडी भी आपको कई बार बता चुके हैं कि फिनोमिनन का लफ्ज़ जहाँ पर इस्तेमाल होता है उससे मुराद होता है नेचुरल प्रोसेस। जो भी नेचुरल प्रोसेस होता है उसे हम फिनोमिनन कहते हैं। तो देखें, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है जी C4H10। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन के अंदर इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन इसे क्यों कहा है वो हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर नाम रखने का तरीका, आइडिया दिया हुआ है, वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। ब्यूटेन C4H10। अच्छा, ये ब्यूटेन का क्या है, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं इस ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखकर इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे। यानी 4 कार्बन हैं, मैं सीधी चेन में 4 कार्बन लगा देता हूं। फिर 4 कार्बन हैं, मैं 3 कार्बन सीधी चेन में और 1 कार्बन इधर नीचे लगाता हूं। अब मैं इसके हाइड्रोजन पूरे करूंगा। कार्बन जो है इसके साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 और लगाएंगे बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे क्योंकि एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे। नो 2 हाइड्रोजन इधर नहीं आएंगे बल्कि इधर आएंगे 3 हाइड्रोजन। वो 3 हाइड्रोजन आप पीछे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। तो ये ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है जिसका नाम है एन ब्यूटेन। क्या नाम है जी, एन ब्यूटेन। ओके, और इसको देखें, इसमें हाइड्रोजन पूरे करते हैं। ये कार्बन कार्नर वाला होता है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन और इसके साथ 1 हाइड्रोजन। वजह क्या है, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक और चाहिए इसलिए 1 हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये जो आपके सामने है ये भी ब्यूटेन है, मगर इसका स्ट्रक्चर चेंज है और इसका नाम भी चेंज है, आइसोब्यूटेन। जो सीधी चेन वाला होता है ना उसके नाम से पहले एन लगाते हैं, एन से मुराद है नॉर्मल, और आइसो किसे कहते हैं कि एक चेन है, सीधी चेन है, ठीक है जी। उसके सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, हम उसके नाम से पहले आइसो लिखते हैं। सेकंड लास्ट कार्बन यानी 1, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 आखिरी कार्बन है, 3 से पीछे वाला जो है वो सेकंड लास्ट कार्बन होता है। सेकंड लास्ट कार्बन पे ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं मिथाइल ग्रुप। अगर आपने अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो खुदारा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको आप ज़रूर स्टडी करें, फिर जाके आपको क्लियर होंगे ये आसानी से। क्योंकि जो 7वां चैप्टर है उसमें हम उसमें हम नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाते होते, वो 8वें चैप्टर से शुरू होता है, इसलिए वहाँ पे 7वें चैप्टर को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पक्की होगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर है उसके आप नोट्स बनाएं और उसको याद करें, फिर आप ये टॉपिक सुनें और पढ़ें, आपको बड़ी आसानी होगी। अच्छा जनाब, तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये है आइसोब्यूटेन और ये क्या है, एन ब्यूटेन। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी ब्यूटेन का। ब्यूटेन का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है मगर इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले 2 हैं, तो ये दोनों ब्यूटेन के आइसोमर हैं। क्या हैं, आइसोमर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा बन सकते हैं ये, ठीक है। यानी आइसोमर 2 हैं इधर, 2 स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी के 10 होते हैं, ये बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग तादाद में अपने आइसोमर्स रखता है, तो कम से कम 2 होते हैं और ज़्यादा कई भी हो सकते हैं।
ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हम उनको एक दूसरे के आइसोमर कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमर्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को, इस नेचुरल प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है। तो ये तो थी एक डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को समझने के बाद हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सबसे सिंपल सादा तरीन क्लास है, सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो है अल्केन। हमने अपनी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में भी ये बात पढ़ी है। अल्केन जो होते हैं ना, अल्केन्स जो है ये सादा तरीन यानी सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अल्केन का सबसे पहला मेंबर कौन होता है? CH4। एक कार्बन है, जितने कार्बन हो उनको डबल करें, उसमें 2 जमा करें, जो जवाब आए उतने हाइड्रोजन लगा दें। यानी कार्बन 1 है, उसको डबल किया 2 में 2 जमा किया 4, तो हाइड्रोजन कितने लगाए? 4। इसका नाम क्या है? मीथेन। क्या नाम है जी? मीथेन। उसके बाद है C2H, कार्बन 2 हैं, इसको डबल करें 4 में 2 जमा करें 6, तो ये 6 हो जाएंगे हाइड्रोजन और इसका नाम होगा ईथेन। उसके बाद आता है प्रोपेन, C3H8, इसे नाम दिया जाता है प्रोपेन। ठीक हो गया। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद होता है C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन जी, ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? पेंटेन। ओके। इसका नाम क्या है? हेक्सेन, 6 कार्बन वाला। इसका नाम क्या है? हेप्टेन। ठीक है जी। एक और लिखते हैं C9H9 को डबल करें 18, तो यहाँ पे आएगा 20, इसे नाम दिया जाता है नूनेन। और एक और है C10H22, इसका नाम है डीकेन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सबसे सिंपलेस्ट। तो बात क्या बताना चाहते हो तुम हमें? ये जो मीथेन, इथेन और प्रोपेन है ना, ये कोई भी आइसोमर नहीं बनाते। इनकी ये प्रॉपर्टी ही नहीं है कि ये आइसोमेरिज्म शो करें। ये कोई भी आइसोमर नहीं बनाते। मीथेन का कोई और स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं बनता, एक ही होता है बस। इथेन का भी और नहीं बनता, प्रोपेन का भी और नहीं बनता। तो पहले 3 जो मेंबर है ना होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन के, वो कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आगे सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलेस्ट जो आइसोमेरिज्म शो करता है वो ब्यूटेन। वो ब्यूटेन है और हमने ब्यूटेन के आइसोमर अभी बनाए हैं आपके सामने, और वो 2 बने हैं, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो सबसे सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है केमिस्ट्री में वो ब्यूटेन है। उसी के पहले 2 आइसोमर बनते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यस। अब आगे देखें। उसके बाद है पेंटेन। ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नूनेन, डीकेन। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर? मैं रेड कलर के मार्कर से लिखता हूं। ब्यूटेन के कितने आइसोमर बनते हैं? 2 आइसोमर बनते हैं। अच्छा जी। पेंटेन के कितने बनते हैं? 3 आइसोमर बनते हैं। अच्छा जी। हेक्सेन के कितने बनते हैं? 5 आइसोमर बनते हैं जी। हेप्टेन के कितने बनते हैं? हेप्टेन के आइसोमर्स की तादाद होती है 18। कितनी होती है? 18। और उसके बाद चलते हैं नूनेन पे। नूनेन के आइसोमर बनते हैं 35 और डीकेन के आइसोमर बनते हैं 75। ये आपको याद रखना है। एंट्री टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इनके आइसोमर्स की तादाद बताइए। इसका कोई एक आधा फार्मूला है भी सही, मगर वो सब पे अप्लाई नहीं होता। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप फार्मूले पे जाएं ही ना। आप जो है ब्यूटेन से लेकर डीकेन तक याद कर लें। कैसे याद कर लें? ये ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नहीं सॉरी, मैंने आपके सामने एक चीज़ मिस कर दी। वो ये है कि जो हेप्टेन है ना, इसके आइसोमर बनते हैं 9। और ये जो नूनेन है, इससे पहले तो आता है ना ऑक्टेन, C8H, इसका आएगा 18। ठीक है, नाम होता है इसका ऑक्टेन। सॉरी, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ, ये मैं भूल गया जी। अगर आप देखें तो जनाब, अब देखेंगे ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, पेंटेन के 3 हैं, हेक्सेन के 5 हैं, हेप्टेन के 9 हैं, ऑक्टेन के जो है ना वो होते हैं 18 और नूनेन के होते हैं 35 और इसके होते हैं 75। ठीक है, हमारी बुक लिखती है जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आइसोमर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। यानी कितना? अगर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन 30 हैं, 30 कार्बन है, उसके मोर देन 4 बिलियन
मोर देन 4 मेरे ख्याल 4 बिलियन, मोर देन 4 बिलियन आइसोमर्स, 4 बिलियन से भी ज़्यादा उसके आइसोमर्स बनते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। आइए आगे चलते हैं। ये समझने के बाद अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। आइसोमेरिज्म की 2 मेन टाइप्स हैं, एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और इसी का एक और नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। आपने याद रखना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरी टाइप होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये भी एक आइसोमेरिज्म की टाइप है। Here are मेन टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे मजीद क्लासिफिकेशन की जाए तो 5 किस्में बनती हैं। चेन आइसोमेरिज्म एक ये हो गया, दूसरा है जी पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और चौथा है मेटामेरिज्म और आखिरी है टाटोमेरिज्म। ये भी हमने डिस्कस करनी है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। ये और ये। उसके बाद है जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक मेन टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो हमारे कोर्स में फ़िलहाल नहीं है, यानी एफएससी लेवल पर हम इसको नहीं पढ़ते। हाँ, अगर एंट्रेंस टेस्ट है तो उसमें आपका टीचर आपको पढ़ाएगा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है सिज़ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये मेरे कोर्स का हिस्सा है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जनाब। अब हम क्या डिस्कस करते हैं? अब हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक डेफिनेशन, 2 एग्जाम्पल, मिनिमम तो 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए, नहीं तो 1 एग्जाम्पल भी आ जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप समझ रहे हों बात को तो 1 एग्जाम्पल भी काफ़ी होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना जनाब इस जगह पे आपको आइसोमेरिज्म की टाइप्स के बारे में बताता हूँ कि हमने उन्हें कैसे समझना है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में सबसे पहली टाइप कौन सी है? आइए हेडिंग देते हैं। सबसे पहली टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। इसका दूसरा नाम होता है स्केलेटल आइसोमेरिज्म। इसका तीसरा नाम होता है न्यूक्लियस आइसोमेरिज्म। तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ज़्यादातर जो पहला नाम है वो मशहूर है और लोगों को भी वही पता है, चेन आइसोमेरिज्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी द आइसोमेरिज्म arises due to the isomerism arises due to the isomerism arises due to change in nature of chain। क्या मतलब है? इसका मतलब समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी है। वो क्या है कि ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इनको कैसे डिफाइन किया जाएगा। स्ट्रक्चरल, हम चेन पे तो पहुंच गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन किया जाता है उसका तरीका ये है। आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे, arises, द आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू difference in the arrangement of atoms, difference in the arrangement of atoms in a molecule are called structural isomerism। इसको समझें, क्या एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ है। एटम्स की अरेंजमेंट के चेंज होने की वजह से जो आइसोमर बनता है हम उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। कैसे? हमने अभी थोड़ी देर पहले इधर ब्यूटेन के आइसोमर आपको पढ़ाए थे, कैसे? यानी CH3 CH2 CH3 और इधर लगाया था CH3। ये एक ब्यूटेन का आइसोमर था। फिर एक ये भी हमने ब्यूटेन का आइसोमर पढ़ा था, ये देखें, ये भी ब्यूटेन का आइसोमर पढ़ा था। तो इसमें क्या है, इसमें ना मॉलिक्यूल ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, मगर एटम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल की वजह से अराइज होने वाले, पैदा होने वाले, बनने वाले जो आइसोमर हैं
उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। तो ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। अब इसी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फिर मुख्तलिफ किस्में हैं। तो पहली किस्म क्या है, चेन स्केलेटल या न्यूक्लियस आइसोमेरिज्म। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है, द आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू चेंज इन नेचर ऑफ चेन। क्या मतलब कि चेन की नेचर में चेंज होगा। क्या मतलब है भाई, मतलब ये है कि हमारे पास यही मिसाल दोबारा कड़केगी, इधर ब्यूटेन है C4H10, ये ब्यूटेन है। अब इस ब्यूटेन के अंदर ये देखें, ये सीधी चेन है जिसे हम N ब्यूटेन कह रहे हैं, और ये है ब्रांच चेन, ये चेन और ये उसकी ब्रांच। इसको हम ब्रांच चेन कहते हैं, इसको स्ट्रेट चेन कहते हैं। चेन की नेचर में डिफरेंस आ रहा है, इसकी चेन और तरह की, ऊपर वाली चेन और तरह की। तो चेन में जो डिफरेंस आया है उसे कहते हैं, इस किस्म के आइसोमर्स को नाम दिया जाता है चेन आइसोमेरिज्म। इसकी एक और मिसाल भी है C5H12, दिस इज पेंटेन। पेंटेन के चेन आइसोमर बनते हैं 3, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि पेंटेन के 3 आइसोमर है। पहला आइसोमर तो आप बनाएंगे ना स्ट्रेट चेन, सीधा सीधा कार्बन 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 5 कार्बन लगा दें, उसके बाद 4 कार्बन लगा दें, उसके बाद जनाब 3 कार्बन लगा दें, 1 2 3। कैसे, अब देखना, ये 5 कार्बन है, इसके हाइड्रोजन पूरे करें, इधर 3 आएंगे हाइड्रोजन, इधर 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर आएंगे जनाब, हाँ पहले 4 कार्बन है, 4 कार्बन के बाद 1 कार्बन इधर लगा दें, 5 हो गए, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, ये भी 5 हो गया, इधर भी 5 कार्बन, इधर भी 5 कार्बन, इधर 5 कार्बन, हाइड्रोजन पूरे करें, इधर 3 आएंगे। हर नुक्कर पे रहने वाले कार्बन के हाइड्रोजन 3 होते हैं, इधर 1 हाइड्रोजन आएगा, इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर जनाब 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, दरम्यान में कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। अगर आप इनके नाम रखना चाहते हैं तो पहले वाले का नाम होगा N पेंटेन, सीधा सीधा है। और इसका नाम क्या होगा, एक ब्रांच, देखो ना ये चेन है और चेन का सेकंड लास्ट कार्बन ये वाला है, 1 2 3 4 सेकंड लास्ट कार्बन, उस पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसका नाम रखेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। ओके, उसके बाद इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं, ठीक है। अच्छा, कैसे नियोपेंटेन, ये चेन है, ठीक है, ये चेन है, एक सीधी चेन है, 1 2 3, और ये 2 वाला जो है ये सेकंड लास्ट कार्बन है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हों, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसके नाम से पहले लिखते हैं नियो। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप हो तो उसके नाम से पहले लिखते हैं आइसो। तो ये पेंटेन के 3 आइसोमर बने हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, और ये तीनों आइसोमर्स जो हैं चेन आइसोमर कहलाते हैं। आप देख सकते हैं इनमें चेंज आया है चेन की नेचर में। ये चेन स्ट्रेट चेन है, ये चेन ब्रांच चेन है, ये भी ब्रांच है मगर इसमें डबल ब्रांचेस हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो दिस वाज अबाउट चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे जो हमने स्टडी करना है वो स्टडी करना है हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आइए पोजीशन आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हैं। नाम देखें जी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले तो मैं आपके सामने हेडिंग दूंगा। हेडिंग है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जनाब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, आइए स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनती है द आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू, आइसोमर्स जो बनते हैं ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन सेम चेन। ये क्या बला है, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं पढ़ते हमें कभी भी आइसोमर समझ नहीं आते। एग्जाम्पल देखिए इसकी, मैं आपको समझा रहा हूँ। CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, हम इसे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, वो तो हमें पता चलेगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अब 10वें चैप्टर से ये एग्जाम्पल मौजूद है, 10वें चैप्टर से। इधर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पोजीशन आइसोमर्स को समझना है। तो नोमेनक्लेचर आपको इस चैप्टर में समझ नहीं आएगा, वो आप 8वें चैप्टर में चल के पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम कैसे रखते हैं। तो इसका नाम मैं आपको बताता हूँ कैसे रखना है। आपने सबसे पहले ये चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक है, कार्बन की चेन, और इसमें क्लोरीन क्या है,
क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जो मेन ग्रुप होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसको देखकर हम पता लगाते हैं कि ये फलां फैमिली से इसका ताल्लुक है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ वाले कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3 नंबरिंग देंगे और इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा 1 क्लोरो। क्योंकि कार्बन 1 के ऊपर क्लोरीन है इसलिए इसे रखते हैं 1 क्लोरो। रखने के बाद फिर आप इस चेन का नाम रखें, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, हाँ जी, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो इसे कहेंगे ANE, प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। दिस इज कॉल्ड 1 क्लोरोप्रोपेन। आइए मैं इसका एक और आइसोमर आपके सामने लिखूं, CH3CH3, ठीक है। ये जो क्लोरीन है हम इसको यहाँ ले आते हैं दूसरे कार्बन के ऊपर, ठीक है। दूसरे कार्बन पे हम ले आए और इधर 2 H थे, 1 H को हम इधर ले गए, ये बन गया CH3। 1 H को इस कार्बन के पास ले गए तो वो CH3 बन गया और इधर बच गया CH, और ये वाले क्लोरीन को हमने इस कार्बन 2 पे लगा दिया। आप ज़रा इसकी नंबरिंग करें, ये है स्ट्रेट चेन। नंबरिंग आप जहाँ से मर्जी कर सकते हैं, इधर से करें 1 2 3, तो यहाँ पर 2 कार्बन पे क्लोरीन है तो इसका नाम बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आप देखें ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर इन दोनों में चेंज आया है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पर। इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कार्बन 1 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कार्बन 2 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने क्या डेफिनेशन देखी थी? द आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन सेम चेन। ये सेम चेन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज आया है। इधर फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन 1 पे है और इधर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन 2 पे है। तो इस तरह से दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। ये अल्कोहल फैमिली से इसका ताल्लुक है, ये इसमें फंक्शनल ग्रुप है, मिलती जुलती एग्जांपल है। कार्बन 1 2 3 ये चेन है और ये नंबरिंग, इसका नाम होता है 1 प्रोपानोल। 1 प्रोपानोल। कैसे रखा तुमने नाम? मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाने हैं नोमेनक्लेचर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। फिलहाल आप गुजारा करें कि भी इसका नाम है 1 प्रोपानोल। अगर इस OH को उतार के इधर लगा दें तो ये बन जाएगा CH3 CHOH और इधर भी CH3, इसका नाम होगा 1 2 3। हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी, क्योंकि सेंटर में फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम होगा 2 प्रोपानोल। 2 प्रोपानोल। ज़रूरी नहीं है प्रोपानोल वाली एग्जांपल लें, ब्यूटानोल वाली ले सकते हैं, पेंटानोल वाली एग्जांपल ले सकते हैं। प्रोपानोल वाली तो यूँ लिया है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। तो एक और एग्जांपल भी मुझे याद आ रही है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका एक और आइसोमर बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस ऊपर वाले में ना पोजीशन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन 1 2 3 4। तो जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो जो 2 कार्बन के दरमियान होता है, उनमें से जो छोटा कार्बन होता है उसी को नाम में लिखते हैं। मतलब कार्बन 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो आप नाम में कार्बन 1 को जाहिर करेंगे, इसका नाम बनेगा 1 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 ब्यूट लिख के, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। 1 2 3 4, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो नाम में छोटा कार्बन जाहिर होगा। 2 और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट और ENE ब्यूटीन। वो 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है। दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 है और इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 2 है। तो दिस वाज अबाउट पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म को समझने के बाद हम इधर पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये भी बहुत आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तो आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, मगर लॉन्ग से भी पूछा जा सकता है। तो मैं क्या लिखने लगा आपके सामने? मैं लिखने लगा हूँ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आइए हेडिंग देते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू चेंज इन क्या?
चेंज इन, इसकी डेफिनेशन यूँ नहीं लिखी जाएगी, इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी कैसे, इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी द आइसोमर्स इन विच हैविंग द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। वाह, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज होगा। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हम ना इसके अब स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बनाते हैं। एक इसका फार्मूला बनता है CH3CH2OH, इसका नाम है एथानोल भी इसको कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। और एक इसका ये बनता है CH3OCH3, इसे कहते हैं डाईमिथाइल ईथर। देखो भाई, ये जो पहला है ना एथानोल, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है और इसे हाइड्रोक्सल या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और नीचे वाली एग्जांपल में ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे इधर भी R लगा हुआ है, इधर भी R लगा हुआ है, तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो देखें दोनों में कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं और ऑक्सीजन 1 है। 2 कार्बन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो मैं क्या कहूँगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है मगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं। और उन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में डिफरेंस किस चीज़ का है, पहले स्ट्रक्चरल फार्मूले में फंक्शनल ग्रुप और है, दूसरे स्ट्रक्चरल फार्मूले में फंक्शनल ग्रुप और है। तो ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, हम उन्हें क्या नाम देते हैं, हम उन्हें नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल मुझे याद आ रही है जो कि चैप्टर नंबर 12 से है। चैप्टर नंबर 12 से जो एग्जांपल आपको बता रहे हैं वो है एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड और कीटोन की एग्जांपल है, ये देखें CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, इसका नाम है प्रोपेन एल्डिहाइड, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं प्रोपानल भी कह सकते हैं, आप इसे प्रोपेन एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ये प्रोपेन एल्डिहाइड है। मैं ज़्यादा नोमेनक्लेचर की तरफ नहीं जाता। तो इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन हैं जी 3, ठीक हो गया। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 1 6 इसमें हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 1, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये है प्रोपेन एल्डिहाइड। आइए इसका दूसरा आइसोमर बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3CH3। इसको तो आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, एसीटोन, इसे क्या कहते हैं, एसीटोन। अच्छा, ये एल्डिहाइड से ताल्लुक़ रखता है, ये कीटोन से ताल्लुक़ रखता है। एल्डिहाइड और है फंक्शनल ग्रुप और कीटोन जो है वो और फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एसीटोन है, ये एल्डिहाइड है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मगर फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब मेटामेरिज्म और फिर हम पढ़ेंगे टाटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, मेटामेरिज्म की डेफिनेशन है द आइसो, मैं इसकी पहले तो हेडिंग लिखता हूँ, मेटामेरिज्म, ठीक है। हेडिंग इसकी क्या है, हेडिंग ये इसकी डेफिनेशन ये है कि द आइसोमर्स arises due to change in carbon atoms on either side of फंक्शनल ग्रुप की किसी भी साइड पर कार्बन की तादाद में डिफरेंस आता है, या आप यूं लिख सकते हैं arises due to unequal distribution of कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या कहना चाह रहे हो, आइए एग्जांपल देते हैं, आपको बात समझ आएगी। CH3CH2CH2OCH3, देखें ये इसका नाम होता है
इसका नाम होता है, ये है प्रोपाइल और ये है मीथाइल। तो इसका नाम क्या बनता है? इसका नाम बनता है मिथाइल। मिथाइल, ये जो प्रोपाइल है ना, सीधा प्रोपाइल है, इसे एन प्रोपाइल कहते हैं। मिथाइल एन प्रोपाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इसके एक और एग्जांपल, इसी तरह से CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या है? ये है जनाब इथाइल। ये क्या है? इथाइल। इसको लिखते हैं डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर। अच्छा, अब ऊपर वाली एग्जाम्पल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, नीचे वाली एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप ये है। अब इस एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप की राइट साइड पे सिर्फ एक कार्बन है और लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन है, और नीचे वाली एग्जाम्पल में राइट साइड पे 2 कार्बन है और लेफ्ट साइड पे भी 2 कार्बन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम चेंज है, यानी ऊपर वाली एग्जाम्पल में इस तरफ ज्यादा कार्बन है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कम कार्बन है, और नीचे वाली एग्जाम्पल में राइट साइड पे जो है ना 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 कार्बन है, यानी ऊपर और नीचे वाली एग्जाम्पल एक दूसरे के मेटामर हैं। इस आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं। और इसमें क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम है। कार्बन एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो तकसीम है, वो बराबर नहीं है, अनइक्वल है। ऊपर और नीचे ऑक्सीजन है, फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ 1 कार्बन, नीचे 2 कार्बन। इसको देखो, ऑक्सीजन के इस तरफ 3 कार्बन, नीचे 2 कार्बन। तो ये इसकी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। इन्हें एक दूसरे के मेटामर कहते हैं। ईथर में से मैंने एग्जांपल दी है, यही एग्जांपल आप एल्डिहाइड में से भी, कीटोन में से ले सकते हैं। यानी कि इस जगह आप COO ऑक्सीजन, यानी मैं इसी को अगर चेंज करूं तो यहाँ पे कार्बन आएगा और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर आएगा कार्बन, इधर आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये क्या है? ये है कीटोन है। आप इसे लिखेंगे मिथाइल इथाइल कीटोन, ईथर नहीं, अब आप इसे कीटोन कहेंगे। मिथाइल इथाइल कीटोन हो जाएगा ये, और इधर ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो डाई इथाइल कीटोन इसे आप कहेंगे, डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। तो ये भी क्या है? इसमें भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक दूसरे के मेटामर हैं। लास्ट है जी टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म किसे कहते हैं? टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म का एक और नाम भी है, वो भी आपको बताते हैं। टाटोमेरिज्म और टाटोमेरिज्म का एक और नाम भी है, वो नाम भी आपको बताएंगे। वो नाम है जी प्रोटोट्रोपिज्म, यानी कि आप 5वें नंबर पे जो हेडिंग देंगे वो हेडिंग है टाटोमेरिज्म, और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोटोट्रोपिज्म। प्रोटोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रोपिज्म क्या मतलब है? ये आइसोमेरिज्म होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन की वजह से ये बनता है। कैसे? विद इन अ मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एटम्स के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन होता है। हम इसकी मिसाल लेंगे, आपने अपनी पुरानी क्लासों में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है COOH NH2। ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है, अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला, अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है। होता पता क्या है? होता ये है कि इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इस H पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपने पास बुला लेता है, ये हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो जाता है COOH ग्रुप को छोड़ के नाइट्रोजन के ऊपर, और ये कुछ इस तरह से शक्ल बन जाती है RCHCOO नेगेटिव, और नीचे क्या आ जाता है? NH3। 3 क्यों लगाया? क्योंकि 2 की बजाय एक हाइड्रोजन इधर आ गया तो हमने 3 लगाया। अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। वजह, नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड ज़्यादा बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो भी अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड ज़्यादा बनाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड कम बनाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे मैं इसको ज़रा खोल के लिखूँ तो COOH, ये ऐसे था ना हाइड्रोक्सल ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये H जो है ये यहाँ से चला गया, H पॉजिटिव चला गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया। ठीक है, COO नेगेटिव। और इसको अगर खोल के देखें तो ये कुछ इस तरह से है, ऐसे देखें। नाइट्रोजन जो है ना पहले 3 बॉन्ड बना रहा था, 2 हाइड्रोजन से, 1 इस कार्बन से, अब उसने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4।
उसका लोन पेयर ख़त्म हो गया, इस्तेमाल हो गया, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैं ये आपके सामने है, इसको आप क्लोज करके दोबारा लिख लें, RCH इधर, COO नेगेटिव इधर, NH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के टाटोमर्स हैं और इस आइसोमेरिज्म को टाटोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इसलिए इसे प्रोटोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। एक और बात सुने, ये जो आपके सामने बनी हुई है ना, ये वाली फॉर्म, अमाइनो एसिड ज़्यादातर इसी शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो शक्ल है ना, ये वाली जो फॉर्म है, ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं क्या कहूँगा, इस फॉर्म का नाम है ज़्विटर आइन। क्या नाम है जी? ज़्विटर आइन। ज़्विटर आइन एक ऐसा आइन जिसके अंदर एक ही मालिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो। तो मालिक्यूल तो एक है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो ऐसे आइन को ज़्विटर आइन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टॉपिक या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अगले लेसन में, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, मेरी आदत है मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि टाइम बचे, मगर आज की तरतीब, लेक्चर की तरतीब कुछ इस तरह से बनी कि हम लिख ना सकें। तो खैर, दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है जनाब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।